नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे खाना नंबर 7 के बारे में कि सातवां घर लाल किताब के उसूलों के लिहाज से कैसे देखा जाता है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं खाना नंबर 7 को। तो इस स्क्रीन में आपको दिख रहा है कुंडली का खाना नंबर 7 जो कि यहाँ पर है। ये घर हमारा सातवां घर होता है और इस घर के जो लॉर्ड्स होते हैं वो होते हैं, दो लॉर्ड्स हैं इस घर के, जिनका नाम है मरकरी एंड वीनस। यानी बुध और शुक्र का ये पक्का घर माना जाता है। ये बुध और शुक्र का ज्वाइंट घर होने के नाते इसे गृहस्थी चक्की भी बोला जाता है। गृहस्थी चक्की जो है, आटा पीसने वाली चक्की जो है, उसके दो पत्थर होते हैं। उसका ऊपरी पत्थर जो है वो आसमान की तरफ फेसिंग होता है, इसलिए वो बुध माना जाता है। और जो पत्थर जमीन में गड़ा हुआ होता है, जो जमीन के साथ टच कर रहा पत्थर होता है, वो शुक्र का माना जाता है। सातवां घर जो है उसमें से हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। ये घर हमारे स्पाउस का घर होता है, यानी कि हमारे लाइफ पार्टनर का। दूसरा घर, सातवां घर जो है, दूसरी चीज जो है वो है हमारी शादी या शादीशुदा जिंदगी का घर माना जाता है। तीसरी चीज इससे जो देखते हैं वो होता है पार्टनरशिप, यानी कि हमारी पार्टनरशिप जो है वो कैसी रहेगी, हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, वो चीज इस घर से देखी जाती है। उसके साथ जो हम यहाँ पर और देखते हैं वो हैं हमारे फ्रंट प्राइवेट ऑर्गन्स, यानी कि हमारे फ्रंट प्राइवेट ऑर्गन्स जो हैं वो भी सातवें घर से देखे जाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे पोर्स जो हैं, निपल्स के जो पोर्स होते हैं फीमेल्स में, वो सातवें घर से देखे जाते हैं। यानी कि किसी लेडी को दूध उतरेगा नहीं उतरेगा, कितनी देर तक रहेगा, वो सब चीजें भी यहां से प्रिडिक्ट करी जाती हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये सातवें घर से कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट चीज के सातवें घर के रूल्स क्या क्या हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सातवें घर को चेक करने के लिए आपको आठवें घर को कनेक्ट करना पड़ता है। यानी कि सातवां घर जो है वो गृहस्थी चक्की माना गया है और आठवें घर में उस चक्की का कील होता है। कील सेंटर में होता है, जिस कील के ऊपर वो चक्की घूमती है। इसलिए आपको सेवेंथ और एट्थ हाउस के कोई प्लैनेट्स को जोड़कर देखना पड़ता है। ये हमने फर्स्ट हाउस में भी इस चीज को कंसिडर किया था, अब सातवें घर में भी सेम रूल कंसिडर हो रहा है कि सातवें को प्रिडिक्ट करने के लिए आठवें को कनेक्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सातवें घर में जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो वीनस के जैसे होते हैं, यानी कि जैसा कुंडली में वीनस होगा। अब घर बुध का भी है, तो बुध के ऊपर क्यों नहीं रिलाई किया? क्योंकि बुध जो है उसका इंडिविजुअल कोई स्टैंड नहीं होता। बुध की एक नेचर है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है खुद अपनी सारी ताकत उस ग्रह को दे देता है और खुद भी उस ग्रह जैसा बन जाता है। तो इसलिए बुध पे रिलाई नहीं किया जा सकता। इवन बुध भी अगर सातवें घर में हो तो वो भी शुक्र पर रिलाई करेगा। मींस के शुक्र कुंडली में जैसा होगा वैसा सेवेंथ हाउस का प्लैनेट रिजल्ट देगा। दूसरी चीज के वीनस कुंडली में जहां पर बैठा होगा उस घर में सेवेंथ हाउस के प्लैनेट का रिजल्ट पहुंचेगा। सबसे पहले कि वीनस जैसा होगा सेवेंथ हाउस का प्लैनेट। वीनस अगर अच्छा है तो सेवेंथ हाउस में बैठे प्लैनेट का रिजल्ट अच्छा होगा। अगर वीनस खराब है तो सेवेंथ हाउस में बैठे प्लैनेट का रिजल्ट खराब होगा। और दूसरा पॉइंट था कि सेवेंथ हाउस में जो भी प्लैनेट होगा जैसा भी होगा उसका असर वीनस बैठे होने वाले हाउस में पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं मून की,
कि चंद्रमा जो है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है और वीनस जो है वो कुंडली में 2nd हाउस में है। तो अब इसी मून का अच्छा या बुरा असर, यानी अगर वीनस अच्छा है तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, अगर वीनस खराब है तो बुरा होगा। इसलिए 7th हाउस का जो असर आएगा, 7th हाउस मून का जो असर होगा वो अब 2nd हाउस में पहुंच जाएगा, क्योंकि शुक्र बैठे होने वाले घर में पहुंचना है, शुक्र में नहीं। इसलिए वीनस चंद्रमा का असर 2nd हाउस में पहुंचेगा, जो कि ससुराल का है या सेविंग का है। और 2nd हाउस में चंद्रमा उच्च का रिजल्ट देता है, इसलिए बंदा फाइनेंशियली वेल ऑफ हो सकता है। अगर शुक्र खराब तो ऐसा बंदा कर्जाई भी हो सकता है। तो ये एक जनरल एग्जांपल थी, ये कोई फिक्स थंब रूल नहीं है। लेकिन हाँ, के 7th हाउस का असर जो शुक्र बैठे होने वाले घर में जाना है वो फिक्स थंब रूल है। ये प्लेसमेंट्स जो मैंने बताई हैं वो थंब रूल नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि वीनस कुंडली में कैसा है या चंद्रमा कुंडली में कैसा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं सेम मून 7th हाउस की ही, कि मून अगर कुंडली में 7th हाउस में है और जैसे कि मैंने बताया था कि 8th हाउस में जो भी प्लैनेट होगा उसके साथ इसको कनेक्ट करना है। अब हमने यहाँ पर एग्जांपल में क्या लिया है, 7th हाउस में मून लिया है और 8th हाउस में केतु ले लिया है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा। अब यहां पर हम सबको पता है कि चंद्रमा और केतु जब आपस में जुड़ेंगे तो चंद्रमा को ग्रहण लग सकता है, या केतु या चंद्रमा जो है वो केतु को शांत भी कर सकता है। हम तकरीबन एक नजर से ग्रहों को देखते आए हैं, जो कि हमें एक लिमिट तक रोक देती है। दोनों चीजें हो सकती हैं। यहां बात आती है प्रोपोर्शन की, कि चंद्र केतु के योग में आप सभी बोलेंगे कि चंद्रमा को ग्रहण लग गया, लेकिन अगर चंद्रमा का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो चंद्रमा भी केतु पर हावी होके केतु को शांत करा सकता है। तो ऐसे में जहां पर हमें दुरुस्ती की जरूरत पड़ती है कि चंद्रमा की स्ट्रेंथ उस इंसान की लाइफ में ज्यादा है या केतु की स्ट्रेंथ उस इंसान की लाइफ में ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको चंद्र केतु को कंजंक्शन मान के उसको प्रिडिक्ट करना पड़ता है। तो ये जो बेसिक चीजें होती हैं ये कुंडली में प्रिडिक्शन को चेंज करा देती हैं। फिर लोग क्या करते हैं कि उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं बातों से, कि आपने उपाय किए होंगे या आपने देवी कृपा है या कुछ भी ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, रीडिंग में फर्क हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी गलत हो सकता है। तो अपनी गलती मान लेना जो है वो ज्यादा अच्छा है। ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष वक्ता गलत हो सकता है। प्लैनेट्स की एनर्जीज को न्यूट्रल रहकर सीखना समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो नहीं किया तो एस्ट्रोलॉजी आपको कुछ नहीं देगी। नेक्स्ट रूल जो है वो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि 7th हाउस में जो भी प्लैनेट्स हैं, अगर यहां पर 3 प्लैनेट्स आ गए, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं सूर्य, मरकरी और जुपिटर की। अगर मान लेते हैं 7th हाउस में किसी के 3 प्लैनेट्स एक साथ प्लेस्ड हों, मैं यहां पर दोबारा लिख रहा हूं, सन, मरकरी, जुपिटर। अगर 7th हाउस में कोई 3 प्लैनेट्स अगर एक साथ बैठ जाएं, मिनिमम 3, तो वो सब प्लैनेट्स जो हैं अपना असर करते समय अपना जेंडर चेंज कर लेंगे। आप सबको पता है कि सूर्य, मंगल और गुरु ये तीनों ग्रह नर ग्रह होते हैं, और चंद्रमा और शुक्र ये स्त्री ग्रह होते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा है कि इसमें सूर्य, बुध और गुरु बैठे हैं, जिनमें सूर्य और गुरु ये दोनों मेल प्लैनेट्स हैं। तो अब जब इस कुंडली में सूर्य का बुरा वक्त आएगा तो सूर्य ने अपना जेंडर चेंज करना है। सूरज हम खुद हैं, तो सूर्य 7वें घर में नीच होता है। तो जब सूर्य का समय आएगा तो इंसान की अपनी हेल्थ खराब नहीं होगी, इस केस में इसकी पत्नी की हेल्थ खराब हो जाएगी, यानी सूर्य ने अपना बुरा असर शुक्र पर डाल देना है। और जब इस कुंडली में गुरु का समय आएगा तो गुरु क्या है, हमारे पिता। तो पिता पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, माता पर चली जाएगी, चंद्रमा पे असर चला जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान रखें
कि अगर सातवें घर में मिनिमम 3 प्लैनेट्स हैं तो उनमें कौन से प्लैनेट्स हैं, प्लस जब वो उनका कोई बुरा असर आना है तो उन्होंने अपना जेंडर चेंज करके अपना रिजल्ट देना है। इन लॉजिक्स को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। थर्डली, अगर इस हाउस में कोई भी प्लैनेट है और लगन अगर खाली है तो सातवें घर के प्लैनेट्स सोए हुए होंगे। लेकिन अगर कोई प्लैनेट पक्के घर का बैठा है, मान लीजिए बुध है या शुक्र है, वो अपने घर में हमेशा जागते होंगे। सेवेंथ हाउस के प्लैनेट्स अगर हैं और लगन खाली है, सोए हुए हैं, तो उन प्लैनेट्स का प्रॉपर असर जो है, सेवेंथ हाउस के प्लैनेट्स का प्रॉपर असर जो है लगन खाली होने के वक्त शादी के बाद आएगा। अगर मान लीजिए सेवेंथ हाउस में किसी का मंगल बैठा है, जो कि मंगल सेवेंथ हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, और लगन खाली है, तो यहां पर मंगल सोया हुआ होगा और मंगल का असर तब एक्टिव होगा जब उस इंसान की शादी होगी। अब मान लेते हैं कि उसी केस में वीनस जो है वो एट्थ हाउस में बैठा है, वीनस एट्थ हाउस में बैठा है और मंगल सातवें में है, लगन खाली है, तो अब इसी मंगल का असर आठवें घर में पहुंच जाएगा। तो इस मंगल को जो कि हम शुभ मानते हैं उसका असर आठवें में पहुंचना है, तो ऐसे इंसान की शादी के बाद डाउनफॉल ही आएगा, क्योंकि उसके मंगल यानी कि उसके स्ट्रेंथ, उसके कॉन्टेक्ट्स, उसकी मेहनत, वो सारी आठवें घर में डिस्पोजल में पहुंचेगी। तो ये चीज को आपने इस लॉजिक से ध्यान में रखना है, हमने लॉजिक्स को नहीं भूलना। और अगर यही वीनस उसका जो है वो सेकंड हाउस में हो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सेकंड हाउस में पहुंचेगी शादी के बाद, जो कि उसके पैसे का घर है। तो ऐसा बंदा शादी के बाद अच्छी खासी सेविंग कर लेगा। इसलिए कॉम्बिनेशंस पर फोकस करें, हाउस एनर्जीज पर फोकस करें। सिर्फ एक प्लैनेट को ध्यान में रख के प्रिडिक्शन करना सरासर गलत है। लाल किताब में टोटल लॉजिक्स और उसके रूल्स, प्लस रूल्स और कॉम्बिनेशंस और कनेक्शंस के लिहाज से प्रिडिक्शन की जाती है। सिर्फ प्लेसमेंट से प्रिडिक्शन नहीं होती। वहमों से बचें और सटीक फलादेश की तरफ ज्यादा फोकस करें। यही मेरा मैसेज हर वीडियो में रहेगा और हर रहता आया है। इन्हीं लिहाज से मैं प्रिडिक्शन भी करता आया हूं। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 9872372201। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे खाना नंबर 8 के बारे में। धन्यवाद।